Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is on currency depreciation. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए that Indian rupee has officially become the weakest Asian currency as of now, है ना. एंड इसने क्रॉस करा है 91 पॉइंट समथिंग, जो 91 का मार्क होता है अगेंस्ट $1, है ना. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं. मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ लास्ट क्लास भी. सबसे पहला तो आपका इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो सकता है अगर आप इंपोर्ट तब भी करते ही जाओ, ठीक है. दूसरा आपका क्या होता है, बीओपी क्राइसिस हो सकता है, फॉरेक्स रिजर्व एंड ऑल, है ना. तीसरा आपका हो सकता है कि आपका कि एक्सपोर्ट तो इम्प्रूव होते हैं, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है, और इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं. ये क्या होता है ये समझो एक चीज़. देखो, अगर मान लो पहले $1 था मान लो 70 रुपये, अब हो गया मान लो $1 90 रुपये. अब होता क्या है, यूएसए में बैठा हुआ कोई इंसान अगर इंडिया से कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो पहले उसको $1 में सिर्फ 70 रुपये के बराबर चीज़ें मिलती थी. अब उसको सेम $1 में 90 रुपये के बराबर चीज़ें मिलेंगी. तो क्या वो उसको अच्छा लगेगा ना खरीदना, तो वो इंडिया से और चीज़ें खरीद सकता है. ज़रूरी नहीं हो खरीदे, ऑटोमेटिकली जैसी कोई चीज़ नहीं होती. ये चीज़ें होनी भी चाहिए रियल लाइफ में. देखो थियोरेटिकली तो है, ठीक है. तो इंडिया से खरीदेगा तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलता है, ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन से. इसीलिए चाइना पे क्या लगाए जाते हैं, काफ़ी सारा ब्लेम करा जाता है चाइना को कि वो अपनी करेंसी जानबूझ के मैनिपुलेट करता है ताकि अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, है ना. तो ये आपको समझ आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या होगा, वो यूएसए वाला अगर बंदा बाहर यहाँ से खरीदता जाएगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा. लेकिन देखो, अब पहले 70 रुपये में आपको $1 के बराबर चीज़ें मिलती थी, अब उसी $1 के लिए आपको 90 रुपये देने पड़ेंगे $1 की चीज़ के लिए बाहर से लाने के लिए. तो इसलिए क्या हो जाता है, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं, तो इंपोर्ट डिमोटिवेट होता है. देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपोर्ट इंक्रीज ही होगा या इंपोर्ट डिक्रीज ही होगा. हो सकता है इतना कुछ होने के बावजूद भी, मान लो यूएसए वाले को कुछ चाहिए लेकिन इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उस चीज़ की, या वो यूएसए के स्टैंडर्ड्स को मेट ही नहीं करता जो भी वो इंसान चाहता हो यहाँ से, ठीक है. मतलब उसके पास पावर तो है खरीदने की, लेकिन इंडिया वो चीज़ दे ही ना पाए इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट हुआ है ना. और इम्पोर्ट में भी सेम है, इम्पोर्ट डिमोटिवेट तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है इसके बावजूद भी अगर लोग जो लग्जरी आइटम्स होती हैं वो इम्पोर्ट करते ही जाएँ महंगे पे ही सही, है ना. तो ये सारा ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, आपको खुद मतलब रियल लाइफ में जो होगा वो अलग बात है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या क्या, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल एक्सपोर्ट बूस्ट करता है, ठीक है. एक्सपोर्ट मतलब मोटिवेट करता है. अब वो फाइनली डिपेंड करेगा कितना हमारा यहाँ से सप्लाई हो सकती है एक्चुअल में. इंक्रीज इन इम्पोर्ट बिल, बिल्कुल अगर इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं, कॉस्टली हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप इंपोर्ट करते जाओगे तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ठीक है. बिकॉज इंपोर्ट ज़्यादा होंगे अगर एक्सपोर्ट से, तो एक तो ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा उससे. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फिर फॉरेक्स रिजर्व का इशू होगा, बीओपी क्राइसिस, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए, दो सही हैं. इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट बैलेंस ऑटोमेटिकली गलत. देखो, नो डाउट इम्पोर्ट अगर ये एक्सपोर्ट को मोटिवेट करता है, इंपोर्ट को डिमोटिवेट करता है. मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये, इससे क्या होगा, करंट अकाउंट भी इंप्रूव होगा, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होगा. लेकिन एक्चुअल सिनेरियो हो सकता है अभी भी ख़राब हो. एक्सपोर्ट बढ़ना तो चाहिए लेकिन इंडिया के पास उतनी चीज़ें ही नहीं एक्सपोर्ट करने को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ना हो जो यूएसए वाले बंदे को या कहीं बाहर वाले बंदे को चाहिए इंडिया से, है ना. और इम्पोर्ट नो डाउट डिमोटिवेट हो रहा है, लेकिन अब भी मान लो इंडिया के लोग महंगी महंगी चीज़ें फिर भी खरीदते रहें कि ठीक है महंगा होने दो हम तो फिर भी खरीदेंगे, है ना. तो ऑटोमेटिकली नहीं होता, रियल लाइफ सिनेरियो फिर भी अलग हो सकता है. तो थर्ड हटा दिया. एंड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, देखो अब हो सकता है जैसे ऑयल अगर पहले 70 रुपये में आप कुछ खरीद पाते थे, अब उसी मान लो $1 का ऑयल खरीद पाते थे, अब उसी के लिए आपको 100 रुपये या 90 रुपये देने पड़ेंगे. तो होता क्या है, अब ये चीज़ ना सेम अमाउंट आपको $1 का जो ऑयल है वो सेम अमाउंट आपको महंगा मिल रहा है. मतलब सेम अमाउंट या सेम क्वांटिटी आपको महंगी मिल रही है, तो आप आगे उसको और महंगा बेचोगे. तो आप बाहर से इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, है ना. तो ये क्या होगा आपका 1 2 एंड 4 ओनली. सो व्हाट हैपन्स इज दैट वीकर करेंसी अगर होगी तो एक्सपोर्ट को मोटिवेट करेंगे, इंपोर्ट को कॉस्टली करेंगे, और साथ ही साथ अगर फिर भी इंपोर्ट होता जाता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व का क्राइसिस होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है. ये सारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगी, ये सब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन रुपी. अ वीकनिंग रुपी
बेनिफिट्स द एक्सपोर्टर, बिल्कुल सही, अभी अभी समझाया। क्रॉसिंग अ साइकोलॉजिकल मार्क हैज़ नो इकोनॉमी, बिल्कुल गलत। अभी अभी तो बताई इतनी सारी चीज़ें, कैसे बीओपी क्राइसिस हो सकता है, कैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, कैसे आपका ट्रेड डेफिसिट, कैसे आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, कैसे आपका एक्सपोर्ट इंप्रूव हो सकते हैं, इंपोर्ट मतलब डिमोटिवेट होता है इंपोर्टर, है ना, और साथ ही साथ कैसे आपका अगर फिर भी इंपोर्ट हो जाए तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, कैसे जीडीपी को अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये 2 वाला गलत हो गया, है ना। तो वैसे भी आपका ऑप्शन मिल गया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। परसिस्टेंट डिप्रिसिएशन कैन वर्सन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, है ना। तो देखो, अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन होता जाए करेंसी का, तो ऑब्वियसली आपका जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा इंपोर्टेड, ठीक है। तो चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी सोचो, तो इसीलिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका बढ़ सकता है, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो सकता है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, तो 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, देखो आपने चिनूक पढ़ा होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर। अब एक नई चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो चिनूक तो आपको पता ही होगा। देखो इस हेलीकॉप्टर का काम क्या होता था, आप ये एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था जिसका काम होता था कॉम्बैट सपोर्ट करना। कैसे, जैसे आपका जो ट्रूप्स होते हैं उनको इधर से उधर ले जाना, आर्टिलरी सप्लाईज और कैजुअलिटीज़ जो होती हैं उनको इवैक्यूएट करना, ठीक है। और उसके बाद बैटल फील्ड्स में कैसे आप मतलब कैसे आप असिस्ट करेंगे। ये एक्टिवली अटैक नहीं करता था, इसमें सिर्फ आपका ऐसा था कि कैसे बैटल सपोर्ट मिलेगा, है ना, कैसे आप कितनी सारी चीज़ सप्लाईज एंड ऑल ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे, इसलिए हैवी लिफ्ट था, है ना। और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के केसेस में भी यूज़ किया जा चुका है, आपने सुना होगा। AH-64E क्या है, एक प्राइमरी अटैक हेलीकॉप्टर है ना, जिसको आप एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मल्टी रोल है ये, डे नाइट सब जगह सारे टेम्परेचर कंडीशन में वर्क कर सकता है। मेन बात क्या है, ये दोनों ही आपका कहाँ से हमने खरीदे हैं, यूएसए से, है ना। ये पहले ही खरीद चुके थे चिनूक, और इसमें ये भी पहले खरीद चुके हैं। इसका लास्ट जो इसमें जो डील हुई थी, ये आपका जो लास्ट हेलीकॉप्टर है वो फाइनली आने वाला है इसकी डील का, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अपाचे किसने डेवलप करा है, ये डेवलप करा है आपको पता ही होगा, बोइंग कंपनी, दैट इज ऑफ यूएसए, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैच करते हैं, CH-47 चिनूक है हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, बिल्कुल सही। दिस इज़ अ मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चरर ऑफ अपाचे इज बोइंग यूएसए, बिल्कुल सही है ना। तो तीनों ही सही हैं, तो तीनों ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं, तो आप ये देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज एक्वेरिन। तो एक्वेरिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रीलिम्स के लिए। एक्वेरिन इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, है ना। बहुत फेवरेट होते हैं यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरान्स, अब देखो फ्यूरान पायरान ये सब क्या होता है, केमिस्ट्री की चीज़ें हैं ये, केमिकल्स। बट आपको मैं क्या बताता हूँ, नाइट्रोफ्यूरान्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका एफसाई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बैन कर रखा है यूज़ इन द फूड प्रोडक्ट्स, लेकिन स्टिल इंडिया में यूज़ होता है इलीगली कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में, कम्प्लीटली बैंड है इवन दो। ये क्यों, बिकॉज इस ये होता है कैंसर कॉजिंग। और आपने सुना होगा, कई बार डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में कि कार्सिनोजेंस मतलब क्या, तो आपको पता होना चाहिए कार्सिनोजेंस मतलब कि जो सब्सटेंस कैंसर कॉज कर सकता है। साथ ही साथ ये आपके टॉक्सिक भी होते हैं, अगर हाई अमाउंट में या ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज रहे कोई इनके, है ना, तो उससे क्या होता है आपका जो आपका ये आपका क्या करता है, मेंटल कैपेबिलिटी और ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है ना, न्यूरल अगर मैं बात करूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोफ्यूरान्स आर ऑफन बैंड इन द फूड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर कार्सिनोजेनिक, है ना। नेक्स्ट इज थोटा, मैंने आपको बताया हुआ है, थोटा 1994, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। ये एक्ट गवर्न करता है अबाउट द ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया, है ना। तो ऑर्गन डोनेशन कैसे होगा, क्या रूल्स होंगे, कौन अथॉरिटी होगी, और आपका कैसे चेक्स होंगे, है ना, ये सारा आपका इसके अंडर होता है, ठीक है। पेनल्टी कैसी होगी, ये भी सब तो आपको पता होना चाहिए। इसी के अंडर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो 2011 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, दैट इज़ नोटो, दैट इज़ नोटो, NOTTO, ठीक है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका अगर पूछ लें तो नोटो आपका किसके अंडर बनी है, थोटा में 2011 अमेंडमेंट से इसके, है ना। एंड इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री, इट इज़ अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, थोटा की एक 2023 की गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए दैट यहाँ पे क्या है कि एज लिमिट जो थी पहले 65 ईयर्स फॉर बीइंग एन ऑर्गन डोनर, आप रजिस्टर जब करते थे तो आपकी एज 65 ईयर्स से कम होनी चाहिए, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। आप पर एज आप कभी भी मतलब रजिस्टर कर सकते हैं फॉर बीइंग एन ऑर्गन डोनर, है ना। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है कि आपके पास मतलब जो ऑर्गन्स होंगे डेथ के बाद ऑब्वियसली, है ना, हेल्दी होने चाहिए। मतलब कि वो सारी कंडीशन तो होंगी कि चेक होगा कि वो मतलब सही है भी कि नहीं है, किस कंडीशन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता भी होगा कि कमर्शियल ऑर्गन ट्रेड इज़ बैंड इन इंडिया, है ना। ये सारी चीज़ें की रिलेशन होना चाहिए, जो ऑर्गन डोनर है और जो ऑर्गन एक्सेप्टर है, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। तो इट रेगुलेट्स द ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही। इट वॉज अमेंडेड इन 2011, बिल्कुल सही। एंड इट लीगलाइजेज, बिल्कुल गलत है ना, कमर्शियल ऑर्गन ट्रेड इज बैंड, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नोटो, अभी भी बताया, इट इज़ अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इज़ क्रिएटेड बाय द, इसी एक्ट के अंडर, इस एक्ट का 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, वॉज क्रिएटेड अंडर द थोटा फ्रेमवर्क, है ना, अंडर द मिनिस्ट्री। तो बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एज पर रिसेंट गाइडलाइंस इन इंडिया, तो अपर एज लिमिट एग्जिस्ट फॉर डिसीज, बिल्कुल गलत। अभी मैं बताया 65 ईयर्स की जो अपर एज थी वो 2023 में छोटा लॉ के अंडर जो एक रूल्स आए थे, 2023 की गाइडलाइंस आई थी, उसमें हटा दिया गया है। तो अब आप 65 ईयर्स के बाद भी रजिस्टर कर सकते हैं फॉर बीइंग अ डिसीज्ड ऑर्गन डोनर। मतलब कि आपकी डेथ के बाद आपके ऑर्गन तब क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इफ़ दे आर एन मतलब हेल्दी कंडीशन, या जो भी आपका कंडीशंस होती हैं ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स, बिल्कुल गलत। अपर एज लिमिट फॉर डिसीज, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज़ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर पावर टारगेट, आपको पता होगा इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक, जो आपका इंडिया एट 47 की बात करते हैं जब विजन की, तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हार्नेस करना, ये आपका इंडिया का टारगेट है। इसी चक्कर में शांति बिल आपको पता होगा, पिछले कल बताया था, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया है टू एंटर इन द न्यूक्लियर सेक्टर, है ना, यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमारे एमिशंस रिड्यूस होंगे, हमारी जो रिलायंस होगी ऑन द कन्वेंशनल सोर्सेज वो कम होगी, ठीक है। लेकिन इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी बोला जा रहा है कि इसमें फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इशू होगा, है ना। तो प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इट इज़ लिंक टू द शांति विल, है ना। तो ये आपको समझ आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I hope you are enjoying this learning process with me. Just keep learning, keep working for your dreams, and you will get there. I will see you all in the next video. Thank you once again.